यूनुस सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बांग्लादेश में हजारों लोगों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को छटनी का डर सता रहा है। अमेरिका से मिलने वाली मदद ट्रंप प्रशासन ने रोक दी है। इसके बाद बांग्लादेश की तमाम एजेंसियां जो अमेरिकी फंड से चलती थी, अब उन एजेंसियों में फंड की कमी हो गई है और जिस वजह से जो मैन पावर है, अब मैन पावर की छटनी की कोशिश शुरू हो गई है। छटनी का दौर शुरू हो गया है और ऐसे में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को अब अपनी नौकरी जाने का डर सता रहा है। बांग्लादेश की तमाम एजेंसियां अमेरिकी फंड से चलती थी और उस फंड को ट्रंप प्रशासन ने रोक दिया है, जिसके बाद से उन एजेंसियों के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं जो अमेरिकी फंड से चलती थी। बांग्लादेश की तमाम एजेंसियां अमेरिकी फंड से चलने वाली अब बंद होने की कगार पर और तमाम जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। हजारों लोगों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। डॉक्टर्स और इंजीनियर को अब छटनी का डर सता रहा है। तो बांग्लादेश की हालत आज अगर हुई है ऐसी, तो उसकी वजह खुद बांग्लादेश है, यूनुस सरकार है। भारत से दुश्मनी मोल लेना महंगा पड़ रहा है बांग्लादेश को। जिस भारत के बूते बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था बेहतर चल रही थी, भारत से दुश्मनी मोल लेकर बांग्लादेश ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है और अमेरिकी फंड के सहारे अब तक बांग्लादेश की एजेंसियां जो चल रही थी, उन एजेंसियों पर अब मंदी का खतरा, क्योंकि फंड अब खत्म हो गया। अमेरिकी फंड से वो एजेंसियां चलती थी, उन एजेंसियों पर अब खतरा मंडरा रहा है बंद होने का। और साथ ही जो काम कर रहे हैं डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हों, उन्हें भी अब छटनी का डर सता रहा है। सवाल है कि बांग्लादेश अब किसके सहारे चलेगा और इन एजेंसियों को फंडिंग कौन करेगा, क्योंकि तमाम जो एजेंसियां अमेरिकी फंड से चलती थी, अमेरिकी फंड रुकने के बाद इन एजेंसियों पर ताला लटकने का डर है, ताला लटकने का खतरा मंडरा रहा है। और ऐसे में डॉक्टर्स और इंजीनियर जो भी काम कर रहे हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हजारों लोगों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने एक सिग्नेचर से बांग्लादेश को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया है। जिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर उन्होंने साइन किया, वो दरअसल बांग्लादेश की बर्बादी का वो ऑर्डर था, क्योंकि बांग्लादेश में जो भी फंडिंग, अमेरिकी फंडिंग होती थी, वो फंडिंग बंद कर दी गई। ये अलग अलग सेक्टर्स में फंडिंग होती थी, कृषि में, गुड गवर्नेंस में, या फिर एनर्जी सेक्टर में भी अलग अलग सेक्टर्स में फंडिंग होती थी। और इन फंडिंग के सहारे तमाम एजेंसियां चलती थी और उन एजेंसियों में बहुत लोग काम करते थे, हजारों लोगों को नौकरी मिली हुई थी। लेकिन अब फंडिंग बंद होने के बाद एजेंसियों पर ताला लटकने का खतरा मंडरा रहा है और हजारों लोगों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को अब छटनी का डर सता रहा है और मोहम्मद यूनुस क्या करेंगे, ये शायद अब उन्हें खुद नहीं पता। और इन सब के बीच अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस, जो भारत विरोधी साजिश रचने के लिए कुख्यात है, जिस पर हिंदुस्तान विरोधियों को फंड देने के आरोप हैं, जो अलगाववादियों के साथ खड़ा होता है, उसके बेटे के साथ मोहम्मद यूनुस गलबहियां करने लगे। जॉर्ज सोरोस के बेटे एलेक्स से गले मिलने लगे। ढाका में पिछले 3 महीने में दूसरी बार एलेक्स और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई। इस दौरान मोहम्मद यूनुस के लिए एलेक्स ने अपनी डॉलर वाली झोली खोलने का ऐलान कर दिया। बांग्लादेश के लिए सोरोस ने आर्थिक मदद का ऐलान ऐसे वक्त में किया है जब 3 दिन पहले ही ट्रंप प्रशासन ने बांग्लादेश को मिलने वाली लाखों करोड़ों डॉलर की अमेरिकी मदद पर रोक लगाने की बात कही थी। ऐसे में सवाल है कि अमेरिकी सरकार की नीतियों से परे जाकर बांग्लादेश की मदद करने वाले सोरोस पर क्या ट्रंप एक्शन लेंगे? और सवाल यह भी कि यूनुस और सोरोस की दोस्ती से क्या भारत को सावधान रहने की जरूरत है? रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश बेनकाब हो चुका है। बांग्लादेश की कुर्सी पर बैठे मोहम्मद यूनुस बेनकाब हो चुके हैं। बांग्लादेश की आर्मी बेनकाब हो चुकी है, बीजीबी बेनकाब हो चुकी है और साथ ही बेनकाब हो चुका है बांग्लादेश में एक्टिव टूल किट गैंग।
इस तस्वीर ने साफ कर दिया है अगस्त में बांग्लादेश में क्या खेला हुआ, कैसे शेख हसीना की कुर्सी गई, कैसे मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की सत्ता की कुर्सी पर काबिज हुए। इस तस्वीर में आपको दो शख्स नजर आ रहे हैं। पहले हैं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस, दूसरे हैं एलेक्स सोरोस जॉर्ज सोरोस के बेटे हैं। जॉर्ज सोरोस का नाम अडानी विवाद में सामने आया। आरोप है जॉर्ज सोरोस के संगठन ने ही अडानी के खिलाफ मुहिम चलाई ताकि मोदी सरकार को बदनाम किया जा सके। जॉर्ज सोरोस खुलेआम कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए अनर्गल आरोप लगा चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की गतिविधियों की जांच की जा रही है और अब उसी जॉर्ज सोरोस के बेटे मोहम्मद यूनुस के साथ गलबहियां करते दिखाई दिए हैं। पिछले साल जब अगस्त में शेख हसीना की सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए थे जिनमें उन्हें देश से भागना पड़ा था, उसके बाद से ही आशंका जताई जा रही थी इस प्रदर्शन के पीछे एक टूल किट गैंग काम कर रहा है। और अब इस तस्वीर के सामने आने के बाद उस टूल किट गैंग की पिक्चर काफी हद तक साफ होती जा रही है। कोई व्यक्ति आने वाले कल में क्या करेगा इसका अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि उसने बीते हुए कल में क्या किया था। ये जो जनाब सोरोस हैं, इनका काम ही रहा है दूसरे देशों के सरकारों को अस्थिर करना। लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में कई किस्से हैं। हिंदुस्तान के अंदर भी इन्होंने अडानी के खिलाफ आरोप लगा के और वहाँ की एक पार्टी की हेड को पैसे दे के ये कोशिश की थी यहाँ पे इनस्टेबिलिटी करने की। यही काम इन्होंने बांग्लादेश में भी किया। ये अमेरिका के डीप स्टेट से ग्रेटली कनेक्टेड है और इसलिए इन्होंने बांग्लादेश में एक आइलैंड जो शेख हसीना से मांगा, उसने मना कर दिया। इनका इरादा था कि वहाँ पे बांग्लादेश के चिटागोंग और हिंदुस्तान के मिजोरम और पार्ट ऑफ मणिपुर और म्यांमार का एक डिवीज़न को मिला के एक क्रिश्चियन देश बनाया जाए जोगम, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। अक्टूबर 2024 में जब मोहम्मद यूनुस ने यूनाइटेड नेशंस के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अमेरिका की यात्रा की थी, उस वक्त उन्होंने न्यूयॉर्क में जॉर्ज सोरोस से भी मुलाकात की थी। पिछले 4 महीनों के बीच सोरोस परिवार के साथ मोहम्मद यूनुस की यह दूसरी मुलाकात है। यूनुस से मुलाकात के बाद एलेक्स सोरोस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के एजेंडे को अपना समर्थन दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एलेक्स सोरोस ने एक पोस्ट में कहा, मानवाधिकारों के चैंपियन और द ओपन सोसाइटी के पुराने दोस्त मोहम्मद यूनुस से मिलने के लिए ढाका आने पर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। ये बांग्लादेश के लिए बदलाव का समय है और हमने इसके लिए महत्वपूर्ण सुधारों और निवेशों के तरीकों को लेकर चर्चा की है। सोचिए, जिस देश में चुनकर सत्ता में काबिज हुई शेख हसीना का रातों रात तख्ता पलट कर दिया जाता है, जिस देश में हिंसा के दम पर एक शख्स सत्ता के शीर्ष पर पहुंचता है, जिस देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते हैं, उनकी हत्या होती है, उनसे लूटपाट होती है, उनके घरों मंदिरों में तोड़फोड़ आगजनी होती है और शीर्ष पर बैठे उस शख्स को ना कुछ सुनाई देता है ना कुछ दिखाई देता है, उस शख्स को एलेक्स सोरोस मानवाधिकारों का चैंपियन बता रहा है। इस मुलाकात के बाद मोहम्मद यूनुस के कार्यालय की तरफ से भी सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया गया जिसमें लिखा, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के नेतृत्व ने बुधवार को मुख्य अंतरिम सलाहकार से मुलाकात की और देश की इकोनॉमी के फिर से निर्माण, गबन की गई संपत्तियों का पता लगाने, गलत सूचनाओं से निपटने और महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों को लागू करने के बांग्लादेश की कोशिशों पर चर्चा की है। मतलब साफ है, मोहम्मद यूनुस इस टूल किट गैंग के कठपुतली बन चुके हैं, इन्हीं के इशारे पर नाच रहे हैं, लेकिन यूनुस अब ज्यादा दिन तक सत्ता की मलाई नहीं खा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बांग्लादेश में पिछले महीनों क्या हुआ और अब भी वहां क्या हो रहा है, यह पूरी दुनिया जानती है। शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद अचानक नई अंतरिम सरकार का भारत के प्रति रवैया बदला बदला नजर आने लगा। अचानक कट्टरपंथ के हावी होने से बांग्लादेश की जगहसाई हो गई और वो अब जारी है। हालत ये हुई कि जिसने बांग्लादेश को आजादी दिलाई, उसके साथ यानी भारत के साथ उसके तेवर तल्ख होने लगे और जिसने लाखों बांग्लादेशियों के कत्ल किए, वो पाकिस्तान उसे भाई लगने लगा। बहरहाल बात पाकिस्तान की नहीं है, बात बांग्लादेश की है और भारत के प्रति बांग्लादेश की तल्खी फौज के साथ भी शुरू होती दिख रही है। भारत के बीएसएफ की तरह बीजीबी यानी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के तेवर बदले हुए से दिख रहे हैं। दरअसल
अगले महीने 17 फरवरी से बांग्लादेश के साथ भारत की एक अहम कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इसमें भारत से बीएसएफ और बीजीपी के बीच भी बातचीत होगी और इसी कॉन्फ्रेंस को लेकर जो बयान बांग्लादेश की तरफ से आए हैं वो कहीं से दोनों देशों के बीच मधुर संबंध बनाने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि बांग्लादेश झूठे आरोपों के साथ कई मुद्दों को उठाने की बात कह रहा है, लेकिन वो अपने अंदर झांकना नहीं चाहता है। संभव है बांग्लादेश की स्थिति से जनता का ध्यान भटकाने की एक कोशिश हो, लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश के तेवर हैं वो कुल मिलाकर गैर जिम्मेदाराना ही नहीं बल्कि हास्यास्पद भी है। क्योंकि दोनों देशों की इकोनॉमी की बात करें, एक्सपोर्ट की बात करें या फिर सैन्य क्षमता की बात करें, हर क्षेत्र में बांग्लादेश भारत के सामने कहीं नहीं टिकता। जंग छिड़ जाए तो कुछ घंटे भी बांग्लादेश की सेना का भारत के सामने टिकना नामुमकिन है। अराकान आर्मी के सामने घुटने टेकने वाला बांग्लादेश जिस भाषा की इस्तेमाल कर रहा है, दूसरे संबंध या जंग की बात छोड़ दीजिए। भारत ने बांग्लादेश के साथ व्यापार ही पूरी तरह से बंद कर दिया तो उसका हाल पाकिस्तान जैसा हो सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश की भारत को आंख दिखाने की बचकाना हरकत। बांग्लादेश ने कहा भारत से अलग तेवर में होगी बात। बीजीबी के डीजी मोहम्मद अशरफुजमा सिद्दीकी का बयान। बांग्लादेश के बीजीबी के डीजी के बयान से पहले कवि दिनकर की ये पंक्तियां समझिए। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये पंक्ति शायद बांग्लादेश पर आज सटीक बैठती है। जरा सोचिए, जिस देश को भारत ने बांग्लादेश नाम दिलाया, यानी उसे आजाद कराया, वो देश भारत को आंख दिखाने की हास्यास्पद जुर्रत कर रहा है। हम हास्यास्पद क्यों कह रहे हैं, यह आपको बताएंगे, लेकिन पहले जानिए कि यह किस संदर्भ में आया है। आप तारीख नोट कर लीजिए। 17 फरवरी 2025 नई दिल्ली में भारत और बांग्लादेश के बीच 4 दिवसीय बॉर्डर कॉन्फ्रेंस। दोनों देशों के बीच डायरेक्टर जनरल लेवल की 55वीं कॉन्फ्रेंस में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की शिरकत। जी हां, बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद जनता के बगैर चुनी और गृह युद्ध जैसे आंदोलनों से जन्मी यूनुस सरकार के बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के डीजी इसलिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि एक तो बीएसएफ के सामने इनका जोर कुछ नहीं चलता और बीएसएफ किसी भी गलत काम के लिए इनकी नाक में दम किए रहती है। इसलिए ये सीमा पर फेंसिंग जैसे कई मुद्दों पर बातचीत की बात कर रहे हैं। यानी अब भारत और बांग्लादेश के बीच तल्खी अब फौज के स्तर पर भी दिख रही है। बांग्लादेश का बयान हास्यास्पद क्यों है, इसे समझिए, यानी आंखें दिखाने वाले की बदहाली समझिए। सैन्य शक्ति में भारत दुनिया का चौथा ताकतवर देश है, वहीं सैन्य शक्ति में बांग्लादेश की रैंकिंग महज 37वीं है। भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश है तो बांग्लादेश के पास कई जरूरी सैनिक क्षमता भी नहीं है। भारत के पास एक्टिव सैनिक 14.55 लाख हैं, रिजर्व सैनिक 14.55 लाख हैं। वहीं बांग्लादेश के पास सैनिकों की संख्या काफी कम है और रिजर्व सैनिक 0 है। जल, थल, वायु तीनों सेना में भारत के सामने बांग्लादेश काफी कमजोर है। किस में कितना दम है, इसे थोड़ा और समझिए। बांग्लादेश के पास एक्टिव सैनिक महज 1,63,000 हैं, तो भारत के पास हैं 14,55,000। भारत के पास अटैक एयरक्राफ्ट 130 हैं, अटैक हेलीकॉप्टर 40 हैं, डिस्ट्रॉयर्स 40 हैं, लेकिन बांग्लादेश के पास अटैक एयरक्राफ्ट, अटैक हेलीकॉप्टर, डिस्ट्रॉयर्स 0 हैं। भारत के सामने काफी बौने बांग्लादेश की कमजोर सैन्य शक्ति की फेहरिस्त बहुत लंबी है। बचकाना बयान देने वाला एक अधिकारी हो तो बात समझ में भी आए। बांग्लादेश के होम एडवाइजर मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने कहा कि वो भारत के सामने क्रॉस बॉर्डर ड्रग्स ट्रैफिकिंग का मुद्दा गंभीरता से उठाएंगे। इतना ही नहीं, मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने कहा कि वो उन तमाम मुद्दों को भारत के सामने रखेंगे जिनसे उनको दिक्कत है। एक बार ये भी जान लीजिए कि कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश किन मुद्दों को उठाएगा। बीएसएफ की गोलीबारी में कथित बांग्लादेशी नागरिकों की हत्या का आरोप, जबकि उसे बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या नहीं दिख रही। जीरो लाइन के पास कंटीले तारों की बाड़ लगाने का मामला। इसके अलावा ट्रीटी के तहत नदी के पानी के बराबर बंटवारे पर चर्चा चाहता है। बांग्लादेश को अपनी पुरानी सरकार पर भरोसा नहीं है और वो आवामी लीग सरकार की संधियों पर दोबारा चर्चा करेगा। अगरतला से इंडस्ट्रियल कचरा बांग्लादेश में आने का मामला भी वो उठाना चाहेगा। बांग्लादेश तनाव फैलाने वाली खबरों पर रोक चाहता है, जबकि बांग्लादेश में क्या हो रहा है और पिछले कुछ महीनों में क्या हुआ किसी से छुपा नहीं।
व्यापार, जीडीपी, सैन्य शक्ति, हर मामले में बांग्लादेश भारत के सामने काफी कमजोर है। ऐसे में उसकी ऐसी भाषा खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसी है, क्योंकि अब तक का इतिहास यही है कि भारत के जैसा उसका कोई शुभचिंतक नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।